हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं सही से। सबसे पहले बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आपको मैं सही से दिखाई दे रहा हूं? यस या नो करके बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। सभी साथी कुछ चीजों के विषय में जान लें। पढ़ाई करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा लक्ष्य लेकर आप सभी चल रहे हैं। छोड़ो, कोई नहीं, इतना छोड़ो। बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा मेहनत वाला सपना लेकर चल रहे हो, तो यह चीज तो छोड़ देना दिमाग में कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। आसान बनाया जाएगा इसको। सिलेबस के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी लेना सबसे पहला कर्तव्य है। कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेना, आज से एकदम सीरियस स्टडी करना, यह सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीजों के बारे में जानूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो साथी मूल विधि, जीके और संविधान वाला सिलेबस है, उसके 3 पार्ट है। मूल विधि एक पार्ट, संविधान एक पार्ट और तीसरा पार्ट हो जाता है जीके। उसमें से हम लोग मूल विधि बेसिक लॉज जो होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से जो आपके सिलेबस में 14 से 16 से कभी कभी 18 तक भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और लगभग 7 से 8 से 10 क्वेश्चन करने में जो रीजनिंग वाला, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन होता है, जिसमें पुलिस प्रणाली, पुलिस के कर्तव्य, जो वो सारे के सारे टॉपिक होते हैं, अल्प अधिकार वाले व्यक्ति, महिलाओं के, बच्चों के प्रति, लैंगिक, इन सबसे संबंधित जो आता है उन टॉपिकों से भी कुछ क्वेश्चन, तो आप ये कह सकते हैं लगभग 60 नंबर ये आपकी मूल विधि। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं, जब आप इसका सिलेबस देखते हो और जब आप देखते हो कि अच्छा इतनी कठिनाई है, इतना हार्ड है, तो 90% बच्चों के हौसले टूट जाते हैं। 90% इसको पढ़ते ही नहीं है। जब किसी चीज को 90% लोग छोड़ दे रहे हैं, तो अगर आपको ये एग्जाम निकालना, आप जानते हैं कि वैकेंसी बहुत कम होती है, आप लास्ट में भी आए तो भी आपकी रैंक मानी जाएगी, तो भी ये कहोगे कि हाँ भाई मैंने उत्तर प्रदेश में इतनी रैंक हासिल की इतने सारे बच्चों में। तो अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, फाइनल में रैंक में आना है, तो आप क्या चाहोगे कि आप इन टॉपिकों को छोड़ दें या आप इन टॉपिकों की शुरुआत करें, मतलब इनको अच्छे से पढ़ें और ये 60 नंबर एनी हाउ, कि ये 60 नंबर आप एनी हाउ मतलब हासिल करें। आप क्या चाहोगे मुझे बताइए, क्या आप इस पोर्शन को छोड़ना चाहेंगे? अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और आपका लक्ष्य इस यूपीएसआई में एक सीट उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है, तो आप 60 में से 59 नंबर पर भी एग्री नहीं होगे कि मैं 1 नंबर भी छोड़ दूं। आप ये कहोगे सर मैं पूरे के पूरे 60 नंबर चाहता हूं, मुझे 60 के 60 नंबर चाहिए, नहीं छोड़ेंगे। बहुत इजी बना दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हो बच्चा, जब भी किसी बीमारी का इलाज होता है तो डॉक्टर जो पहले दिन से इलाज करता है उसका असर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दूसरे दिन की दवाई, तीसरे दिन की दवाई, चौथे दिन की दवाई, धीरे धीरे 5 से 7 दिन में वो अच्छे गंभीर, मतलब जो बुखार इत्यादि को भी उतार देता है, अच्छी दवा कर देता है। ऐसे क्लास है, पहले दिन कुछ समझ नहीं आएगा, लगेगा पता नहीं कहां आ गए, क्या पढ़ रहे हैं। दूसरे दिन थोड़ा सा, हां पहली क्लास का सेकंड क्लास में कुछ असर दिखेगा, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, फोर्थ का 5वीं में, 5वीं क्लास का 6ठी क्लास में और 6ठी का 7वीं क्लास में। 7 क्लास में एकदम धर्म बांध लो। नियम होता है ना किसी चीज का कि भाई 7 क्लास नहीं छोड़ेंगे, 8वीं क्लास तुम्हें खुद खींच लाएगी। ठीक है, पहली चीज तो आसान बनाया जाएगा। 90% छोड़ देंगे, 10% होनहार स्टूडेंट। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं, जैसे सिलेबस देखोगे आधे तो कहेंगे अरे नहीं हमारे बस का नहीं, अरे सर छोड़ो हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन मैं कुछ कह रहा हूं ना, तो मैं कह रहा हूं ना आसान बना दूंगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनकी टीम बहुत अच्छी है। अभी रीजनिंग की क्लास अच्छी हुई है, पॉलिटी की क्लास हुई है, समझ में आई होगी, मजा आया होगा, बहुत जबरदस्त। थोड़ा थोड़ा समय और बढ़ा देंगे उनका, पॉलिटी में और 15-20 मिनट बढ़ा देंगे। इन सबसे क्या तुम्हें फायदा होगा? इन सबसे तुम्हें फायदा होगा जो तुम्हारे मेन 5 सब्जेक्ट है उन पर तुम लोग ध्यान दे पाओगे। तो ये तो समझ में आ गया कितने मार्क्स का कैसे।
इन चीजों को उतारना चाहें तो उतारते रहना, कोई इशू नहीं है। सिलेबस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो भी पढ़ाई होगी वो साथ ही बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल मतलब धारा वगैरह सब कुछ 2 भाषाओं में लिखी रहेगी। बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाता रहूंगा। कोशिश करूंगा आपके दिमाग में चीजों को फिट करने की, आप याद करके जाएं। दूसरी चीज एक और, आप बहुत अहम मेरी बात सुनिए। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी दिया है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी दिया है? यस या नो करके बताना। जिसने दिया यस और जिसने नहीं दिया नो। उससे एक आइडिया होगा, उससे मैं कुछ आपको चीज बताऊंगा। आप में से कितने ऐसे हैं बेटा? 3 आप, मैं विपुल सर की भी मैच दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुभम सर, मोहित सर के, विपुल सर 15-16 तारीख से लेंगे, 2-3 दिन बाद से उनकी भी लाइव क्लास दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसको उनसे पढ़ना है पढ़ते रहना, क्यों टेंशन ले रहे हो? बड़े भैयाओं के राज्य में ना टेंशन की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर यस, ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस। 1-2 ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं नो, 1-2 ही मेरे सामने आए। चलिए मेरी बात, अच्छी बात है। नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है, दिया है तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है। बस मैं बताना चाह रहा था कि जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल दिया है उसका साथी बेस मजबूत हो चुका है। उसको थोड़ा सा मतलब उसको अभी भी आप लोगों में से कोई पेपर देगा तो आप 160 में से मेरा दिल कहता है 80+ क्वेश्चन आप अभी भी कर लोगे। मतलब 50% तैयारी आपकी अभी भी है। 50% से ज्यादा तैयारी, मतलब सोचो 50% तैयारी तो आपको कांस्टेबल में एसआई की करा दी। अब बस उसका थोड़ा सा ऊपर जाना है। जिन्होंने नहीं दिया वो भी परेशान मत होना, हम बिल्कुल हर चीज को बेस से लेकर चल रहे हैं। हम हर चीज को बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं। चलिए बच्चा, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग जितना भी देखिए यूपी एसआई का सिलेबस है, जितना भी इन्होंने मूल विधि का सिलेबस है, उस मूल विधि को सिलेबस को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको आपराधिक कानून जो है वो पढ़ने क्यों आवश्यक है, और यूपीएसआई के सिलेबस में ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, ये साथी क्रिमिनल लॉज को पढ़ना आवश्यक क्यों है। ऐसा और भी बहुत सारी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, सीपीओ से दिल्ली पुलिस इत्यादि की भी होती है, वहां जरूरी नहीं है। लेकिन यूपीएसआई में वो तुमसे क्यों चाहता है कि आपको बेसिक लॉज का ज्ञान हो। बेसिक मतलब कानूनों का, विधि का बहुत बेसिक सा ज्ञान हो। हालांकि क्वेश्चन वो अच्छे पूछता है, बट वो आपसे बेसिक नॉलेज चाहता है, बेसिक ज्ञान। भाई कानून किससे संबंधित है, किस वर्ष आया, कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं, क्या सजा मिलती है, क्या जुर्माना है, इस तरह से। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। इसका कार्य न केवल अपराधों पर नियंत्रण, अपराधों को घटित होने से रोकना, बल्कि यदि अपराध हो जाए तो उसकी जांच पड़ताल, विवेचना करना। मतलब जो आप सब इंस्पेक्टर बनोगे आप विवेचक होगे। विवेचक मतलब जिसको आईओ बोलते हैं, जिसको आईओ बोलते हैं। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो सटी इन्वेस्टिगेशन करता है। जो मुकदमे, कहीं पर कोई घटना हुई, कोई अपराध हुआ, उस अपराध की जांच पड़ताल, सबूत इकट्ठा करता है, गवाहों के बयान दर्ज करता है, उन बयानों को कोर्ट लेकर जाता है, कोर्ट में सरकार की मदद करता है अपराधी को सजा दिलाने में। तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है। अब आप सभी जानते हैं जब आप एक अपराध की जांच करेंगे या इस पोस्ट पर होने के बाद में आप अपराध की जांच करेंगे, तो जो पेपर लेने वाली संस्था है या जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो ये तो थोड़ा बहुत आपका टेस्ट करेगी ना कि ये व्यक्ति यूपीएसआई के लायक भी या नहीं है। इसको थोड़ी बहुत विधि की, कानून की जानकारी है, क्योंकि इसको अब जीवन भर कानूनों में रहना है, कानूनों की धाराओं में ही इसको जीवन भर धाराएं लगानी है। तो क्या यह व्यक्ति थोड़ा बहुत जानकारी पहले से रखता है कि हम इसे बाद में ट्रेन कर सकें, इसका प्रशिक्षण कर सकें, इसको प्रशिक्षित कर सकें? क्योंकि ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? 6 महीने की होती है। अब 6 महीने में आउटडोर, इंडोर सब कुछ होता है, तो एक साथ तो वो सब कुछ नहीं सिखा सकते। तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही चाहते कि थोड़ी बहुत जानकारी हो, बेसिक। हालांकि क्वेश्चन बेसिक से ऊपर आते, बट वो चाहते क्या है तुमसे,
वो मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि इस पद के योग्य अभ्यर्थी को कानूनों की मूलभूत समझ होनी चाहिए, उसको जो कानून होते हैं, उसको जो विधि होती है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। यह चीज समझ में आई। इसी वजह से आपको मूल विधि का सिलेबस दिया गया है, क्योंकि आपसे अपेक्षा करता है भर्ती बोर्ड, आपसे अपेक्षा करता है वो संगठन जिसमें आप आगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस एक संगठन है ना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका पार्ट होंगे, आप उसका भाग होंगे एक एसआई के रूप में, तो वो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपको कम से कम मूलभूत नॉलेज हो, थोड़ी बहुत ज्ञान हो। अब किसी कॉल सेंटर की नौकरी पर जाते हैं, वो आपको पहले चेक करते हैं ना इंटरव्यू में कि भाई इंग्लिश, थोड़ी बहुत इंग्लिश, कॉल सेंटर है तो इंग्लिश आती है नहीं आती है, बोलने का ढंग कैसा है, अटक 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 के तो नहीं बोलता। इसका मतलब क्या हुआ, वो चेक करते ना कि क्या व्यक्ति को हम लोग 10 15 20 दिन के ट्रेनिंग में लायक बना सकते हैं, ऐसे वो पहले चेक करते हैं। अब पता चला को उठ के चला गया, उसके दिमाग, उसको विधि का पता ही नहीं था, विधि क्या है, विधि क्यों आवश्यक है, मूलभूत कानून क्या होते हैं। जब उसको पहले से कुछ नॉलेज नहीं है, उसको ट्रेनिंग में क्या नॉलेज हुई होगी। वो जब चौकी का इंचार्ज या विवेचक बनेगा तो वो अपराधों का क्या ही पड़ताल करेगा, वो तो दोनों पार्टियों से पैसे खाएगा। कितने सारे विवेचक ऐसे होते हैं, कितने सारे भ्रष्ट ऐसे होते हैं। तो वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि भाई आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। चलिए भैया, अब यूपीएसआई के सिलेबस में जितने भी कानून आपको पढ़ने हैं, लगभग 34 कानून पढ़ने, एक बार कमेंट्स में लिख दो जिससे आपके दिमाग में आ जाए कितने कानून पढ़ने हैं। लगभग 34। कितने साथी? लगभग 34। कितने कानून पढ़ने? लगभग 34 कानून पढ़ने, 34 कानून लगभग 34 कानून पढ़ने। उन कानूनों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं साथी मेजर एक्ट। मेजर एक्ट क्या हो जाते हैं, इनको वृत्त अधिनियम भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं? वृत्त अधिनियम। वृत्त का मतलब क्या होता है, ये बड़े अधिनियम होते हैं। क्या होते? ये बड़े होते, विशाल होते, बड़े मतलब लार्ज, बड़े होते, अधिक धाराएं होती हैं, अधिक धाराएं होती हैं, इनमें साथी धाराएं बहुत सारी होती है, मोर सेक्शंस, इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते। जैसे हम लोग दंड विधान पढ़ेंगे नया, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, जो पहले आईपीसी 1860 हुआ करती थी, उसकी जगह दंड विधान क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको क्या कहेंगे? इसको दंड विधान कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चा? दंड विधान, भारतीय न्याय संहिता। जबकि ये हो गई है सीआरपीसी। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको BNSS कहते हैं। इसमें बी का मतलब भारतीय होता है, और भारतीय को आपको ऐसे लिखना होगा जैसे इंग्लिश से, हिंदी से आप केवल रोमन लिपि में लिख रहे हो, जैसे आप हिंदी में से इंग्लिश अपना नाम लिखते हो। भारतीय न्याय संहिता, ये जो न्याय संहिता है बच्चा, ये दंड विधान है। ये क्या है? दंड विधान। ये सत्य दंड विधान का मतलब होता है ये एक क्रिमिनल कोड है, और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये एक प्रक्रिया संहिता है, प्रक्रिया विधान है। मतलब इसमें किसी अपराधी को, जो दंड विधान होते हैं, इसमें सभी अपराधों की परिभाषा, इसमें क्या जाती है, अपराध, अपराधों की परिभाषा की कौन सा कार्य आपका अपराध है, कौन सा कार्य आपका अपराध है। अब जैसे आपने सुबह सुबह मुझे नमस्ते नहीं किया, क्या यह अपराध है? नहीं। लेकिन आपने आते मुझे गोली मार दी, यह चीज तो अपराध है ना। कहने का अर्थ क्या है, कौन सा कार्य अपराध है, या व्यक्ति की कौन सी चूक अपराध है, इन सबको कहीं तो परिभाषित करोगे। जब तक दंड को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया जाएगा, जब तक किसी कार्य को आप किसी कानून के जरिए अपराध घोषित नहीं करते, वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कल को आप ये अपराध घोषित कर दो
कि हां भाई नमस्ते ना करना भी अपराध है, उसके लिए कानून बना दो, तब नमस्ते ना करना भी अपराध होगा। या फिर आपने कह दिया किसी को गोली मारना अपराध नहीं है, तो गोली मारना भी अपराध नहीं होगा। मतलब कोई भी कार्य, किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य मतलब गतिविधि। भाई आप जीवन में सुबह से शाम तक कितनी सारी गतिविधि करते हैं, कितने सारे एक्शंस करते हैं, या आपसे हुई कोई भी चूक समझते हो ना, जैसे आपसे कुछ करना था आपने नहीं किया, आप एक जेलर थे, आपकी जेल में कुछ कैदी थे, आपको उन्हें खाना खिलाना था, आपका काम था, आपने वो काम नहीं किया, आपने चूक की। तो एक तो होता है काम करना, एक होता है काम नहीं करना, चूक। तो इनको किसी न किसी कानून के जरिए इन्हें जब तक अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, ये साथी अपराध नहीं माने जाएंगे। अब सबसे पहले इनको कोई ना कोई कार्यों की क्या देनी होगी, परिभाषा, कि भाई ये कार्य अपराध है, ये गतिविधि अपराध है। आप किसी व्यस्त सड़क पर, जहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि यहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड अधिकतम मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब ए और बी दो ऑप्शन है। विधि में घोषित किया गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्पीड लिमिट है। एक ए व्यक्ति है जिसकी गाड़ी 29 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और एक वो व्यक्ति है जिसकी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। दोनों ही कार्य कर रहे हैं। ये 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाने का काम कर रहा है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाने की स्पीड से गाड़ी चलाने का काम कर रहा है। इनमें से कौन सा कार्य अपराध है? इनमें से कौन सा कार्य अपराध है? ए का कार्य या बी का कार्य? इनमें से किसका कार्य अपराध है? बेटा अभी तो नोट्स बनने की बात ही नहीं है, और ये नोट्स कैसे बनेंगे? ये तो सिंपल जैसे फ्लो चार्ट में उतारा है वैसे फ्लो चार्ट में उतार के, और वहीं पर जहां पर ये लिखा हुआ है उसी के नीचे तुम्हारा तो खाली पेज है ना। तुम लोग ऐसा ही बनने आ रहे हो। थोड़ा बच्चा अपने आप को बड़ा करो, दिमाग को। अब तुम्हें ये तो खुद से होना चाहिए कि आपका बाबू यहां पर खाली पेज होगा, खाली पेज में मैं जो जानकारी साइड में लिख रहा हूं समझाने के लिए, मेरा काम समझाना है, ज्यादा दिमाग में घुसाना है, तो वहां तो तुम इसको सीधा सीधा लिख सकते हो। बेटा ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो तुम बहुत दूसरी दिशा में ले जा रहे हो। कानून में एक कानून था, कानून मतलब नियम, एक नियम था कि एक सड़क पर स्पीड की लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए व्यक्ति गाड़ी स्पीड 29 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहा है, एक बी व्यक्ति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहा है। इनमें से किसका कार्य अपराध माना जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कानून में क्या परिभाषा दी गई थी कि जो भी व्यक्ति सड़क पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चलाएगा वो अपराध है, उस पर फाइन लगेगा, चालान आ जाता है। इसका चालान नहीं आएगा, इसका चालान सीधा आ जाएगा। अब यह कहां घोषित किया गया? यह किसी कानून के तहत घोषित किया गया ना, यह तो किसी कानून के तहत घोषित किया गया। अगर यह कानून के तहत घोषित नहीं किया जाता तो कोई टेंशन नहीं थी। यदि यह किसी कानून के तहत घोषित नहीं किया जाता तो फिर तो यह भी अपराध नहीं था। तो अपराध क्या है? दंड विधान में इसकी परिभाषा होती है, अपराधों की परिभाषा। अपराधों के लिए दंड क्या है? दंड समझते हो? पनिशमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम, पनिशमेंट, ईटीसी, ये सब किस में होते हैं? ये साथी क्रिमिनल कोड में होते हैं, ये दंड विधान में होते हैं। ठीक है, चलिए पेनल, इनको पीनल कोड भी कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं? पीनल कोड भी कह देते हैं। ये जो दंड विधान होता है इसको इंग्लिश में पीनल कोड कहते हैं। इसमें डेफिनेशन ऑफ क्राइम, पनिशमेंट, ईटीसी होते हैं। अब साथी अपराध तो हो गया, अपराधी को पकड़ा कैसे जाए? जगह की तलाशी, कहीं पर तलाशी लेनी है, उसकी गवाही, अरेस्टिंग कैसी हो, उसका जो गवाही होती है वो गवाही कैसी हो, किस प्रकार से चार्जशीट, कितने दिन की पुलिस रिमांड, ये सब कुछ जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो सब किस में हो जाता है? ये साथी प्रक्रिया, या जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं कि किसी भी अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया क्या है, किसी भी अपराधी को
न्यायालय के सामने पेश करना, उसके बयान दर्ज करना, पीड़ित मतलब जो विक्टिम होता है उसके बयान, जो आरोपी होता है उसके बयान, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, एविडेंस कलेक्ट करना, जगह इत्यादि की तलाशी लेना, अरेस्टिंग कैसे हो, रिमांड कितने दिन की हो सकती है, यह सब कुछ किस में होता है, यह साथी प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में होता है। तो आपको जितने कानून पढ़ने, कितने कानून पढ़ने थे टोटल, आपको कितने कानून पढ़ने थे भैया? 34 कानून पढ़ने थे। उन 34 कानूनों को दो भागों में बांटा, एक मेजर एक्ट जिसमें ज्यादा धाराएं होती हैं, वृहत बड़ा, और एक होता है माइनर छोटे एक्ट जिसमें कम धाराएं होती हैं। मेजर एक्ट में ज्यादा समय लगेगा, माइनर एक्ट में क्या लगेगा भैया जी? कम समय लगेगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब कुछ साथी एक्ट देख लेते हैं, हमें किससे संबंधित कुछ एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो साथी हमें पढ़ने पड़ेंगे? तो ये तो क्लियर हो गई कि जो मेजर एक्ट है, जो वृहत अधिनियम है, वो हमें दो बड़े बड़े पढ़ने होंगे, एक बीएनएस और एक बीएनडबलएस, ये तो हो गए। बाकी कुछ माइनर एक्ट हैं, ये क्या हो जाते भैया? ये कुछ माइनर एक्ट हैं जिन्हें हमें साथी पढ़ना होगा। ये सारे के सारे माइनर एक्ट हैं, इसको उतारना मत, चाहो तो उतार लेना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। माइनर एक्ट्स जिनके विषय में हमें पढ़ना होगा, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। जब आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे तो इसमें आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ना होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है भैया, इसमें आपको एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में, मृदा प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, पब्लिक लाइबिलिटी, लोक उत्तरदायित्व, इसके अलावा जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके विषय में भी, और जितनी भी पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय समझौते इत्यादि हुए हैं, उनके विषय में भी आपको जानकारी लेनी होगी। फिर साथ ही SC/ST अधिनियम, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, उनके शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है, SC/ST एक्ट पढ़ेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का जो उल्लंघन करती है पुलिस करती है, उसके बारे में, इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब कुछ पढ़ना होगा आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखें, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये भी पढ़ना होगा। इसी के साथ हम लोग यहां पर साथी फॉरेस्ट एक्ट पढ़ेंगे, वन अधिनियम, वन इत्यादि, वन एक्ट के बारे में, वन संरक्षण के बारे में, ये सब कुछ हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, भ्रष्टाचार, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, जिससे कि करप्शन करने से क्या नुकसान होगा आप लोग जान पाए और आगे जाके करप्शन ना करें। भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन एंड ये रिहेबिलिटेशन करके जो एक्ट है, जिसको लार एक्ट 2013 कहते हैं, ये वाला कानून भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक आध क्वेश्चन आता है। तो लार एक्ट जो है, इसको भी पढ़ेंगे। जो यातायात चिन्ह होते हैं उनसे संबंधित, और जो साथी मोटर वाहन अधिनियम है, जिसको मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं, उसको भी हमें पढ़ना होगा, यातायात चिन्हों को। ये जो घरेलू हिंसा वाला है, ये महिलाओं से संबंधित है, जिसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने वाला कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जितने कानून है उनको हमें पढ़ना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जो कानून होते, ये सारे आपके पेपर में दिए गए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए पिछले दोनों पेपर में, 2017 2021 सिलेबस में भी है। तो पर्यावरण संरक्षण हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, SC/ST एक्ट हो गया, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वाला एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारण, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भूमि अधिग्रहण, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अलावा दहेज,
महिलाओं से संबंधित यह साथी डॉरी वाला जो होता है, डॉरी वाला हो गया, बाल विवाह वाला, डॉरी से संबंधित वाला जो कानून हो जाता है, बाल विवाह जिसमें चाइल्ड मैरिज, ये सारे भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। चाइल्ड मैरिज वाला हो गया एक कानून। एक साथी इसमें विशाखा एक्ट जिसको कह देते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून जो 2013 में आया। पॉक्सो, बच्चों से संबंधित पॉक्सो एक्ट जो था, इसके विषय में भी हमें पढ़ना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको एनएसए बोल देते हैं। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसको साथी सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी वाले अधिनियम के बारे में पढ़ना होगा। आयकर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ना होगा। आयकर इनकम टैक्स 1961 जो है, इसके विषय में भी यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। भूमि सुधार, भू राजस्व जो लैंड रिफॉर्म हुई है उत्तर प्रदेश और भारत में, इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू है इससे संबंधित हमको पढ़ना होगा। यूपी रेवेन्यू एक्ट पढ़ना होगा। यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 जो नया कानून है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम। जनहित याचिका, जनहित याचिका और साथ ही लगभग 50 के करीब, अप्रोक्स 50 के करीब महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजन। ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजन है, इनकी संख्या लगभग 50 है, जिसमें केशवानंद भारती, IR कोल्हो, ये सारे के सारे केस आपको इस तरह से बिल्कुल कुछ आजादी के पहले के और बाकी आजादी के बाद के ये केस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ऐसा ही सिलेबस देखकर बहुत सारे बच्चे हिम्मत तोड़ देते हैं। मुझे बताइए, आपने सिलेबस देखा, आपकी हिम्मत रुकी हुई है या आपकी हिम्मत भी टूट रही है? मैं बस इतना कहूंगा, यदि आपने इसको मुस्कुराते हुए देखा और मन में सोचा कि भाई सोचो 5000 वैकेंसी है, 15 लाख फॉर्म है, एक एक सीट पर 300 बच्चों का मुकाबला है, क्या इनको बिना पढ़े में फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूं? लक्ष्य तुम एसआई का बना के चले हो, बस तुम यह सोचो कि अब अगर तुम इससे डरे या नहीं पढ़ा तो क्या तुम्हारा अंतिम मेरिट में नाम आएगा? तुम्हारा जवाब होगा सर नहीं आएगा। क्या तुम इस नहीं के लिए तैयार हो? क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो कि तुम्हारा नाम अंतिम मेरिट में ना आए? उस पल के लिए रेडी हो? रिजल्ट आया, तुमने देखा तुम्हारा नाम अंतिम मेरिट में नहीं है। आर यू रेडी फॉर दैट सिचुएशन? क्या आप उस स्थिति, उस समय को फेस करने के लिए आप तैयार हो? एक भी नहीं कहेगा हां सर तैयार है, ना आए मेरिट में नाम, अरे डीजीपी बनूंगा मैं सीधा, ना आए इसका मतलब क्या है? तुम में से कोई तैयार नहीं है उसको फेस करने के लिए। क्या तुम इस असफलता को फेस कर पाओगे? नहीं। अब तुम ये सोचो कि ये असफलता आएगी क्यों? ये परिस्थिति हमारे कर्मों से तो आती है, हमारे कर्मों से तो परिस्थिति जन्म लेती है। अब ये सोचो परिस्थिति आएगी क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम डर चुके होगे, पढ़ाई नहीं करोगे। तो क्या इस परिस्थिति को बदला जा सकता है? एक तो होगी कि परिस्थिति, आपके कर्म ऐसे थे, आपने पढ़ाई नहीं की, तो ये स्थिति आ गई असफलता, मेरिट में नाम नहीं आया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इस परिस्थिति को तुम बदल सकते हो? भाई ये परिस्थिति तुम्हारे कर्म करने से, पढ़ाई नहीं करने से आई, तो क्या ये स्थिति बदल सकती है? क्या तुम्हारा फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? सब तैयार हो, तुम सब चाहते हो तुम्हारा फाइनल मेरिट में नाम आए। उस समय को एक बार महसूस करो, पूरे गांव देहात इलाके में अखबार में छपरा होगा, सब लोग मिठाई अपने पैसों से खरीद के ला रहे होंगे, यार रिश्तेदार जो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करते, वो तुम्हारे लिए ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, कंधों पर उठाकर घूम रहे होंगे। तुम इस परिस्थिति के लिए तैयार हो? एक बार आंख बंद करके अपने आप को देखो उस वर्दी में। अब मजे की बात, यह परिस्थिति कैसे आएगी? जब तुम पढ़ाई करोगे, जब तुम मेहनत करोगे। यहां नहीं करोगे, यह परिस्थिति है, मेहनत करोगे, यह परिस्थिति है, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी परिस्थिति के लिए तैयार हो। इतना सा है। जब मेरे सामने सेम सिचुएशन थी तो
तो ये तो मेरी जिंदगी में बहुत हो चुका था, मैं इससे ऊब चुका था, मैं इससे परेशान हो चुका था, थक चुका था, मर चुका था। मैं बोला अब नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे इसको चेक ही नहीं करना, ये मेरी जिंदगी में है ही नहीं, मेरी जिंदगी में ये है केवल सफलता, और नहीं चाहिए मुझे। पढ़ूंगा ना, पढ़ के हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तुम मुझसे पूछो सर पढ़ के तो हो जाएगा ना, फिर तो नहीं होगी ना, हाँ हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बस तो लग जाओ, फिर क्यों परेशान होना। चलिए बच्चा, तो सिलेबस एक हद तक आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ, आसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, उसको आप लोग टेंशन में मत लेना, उसको आप लोग टेंशन में। दो तीन चीजें आपसे और कहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दो तीन चीजें आपको और कहूंगा, जब विधि शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ दिन 7 दिन बेसिक होगा सब कुछ, उसके बाद में सीधे बीएनएस पर आएंगे। अभी तो विधि क्या है, विधि की आवश्यकता क्या है, समाज क्या है, क्यों हम लोग विधि चाहते हैं, विधि के उद्देश्य क्या हैं, फिर अपराध, आपराधिक कानून, अपराध क्या है, आपराधिक कानून, उनके भेद, इस तरह से पढ़ते हो, अपराध के तत्व, अपराध की दंड सिद्धांत, अपराध की अवस्थाएं, अपराध के चरण, इस तरह से फिर बीएनएस आएंगे। उससे पहले फिर आईपीसी की थोड़ी सी इतिहास, फिर बीएनएस। मुझे 3-4 चीजें आपसे चाहिए बच्चा, या तो प्लेन पेपर की हो सके तो जो प्लेन पेपर वाली कॉपी होती है, नई कॉपी, प्लेन पेपर वाली नई कॉपी, ठीक है, 2-3 कलर के पेन, 2-3 कलर के पेन, जैसे होता है रेड ब्लू, रेड ब्लू ब्लैक, इस कलर के पेन होते हैं ना, जैसे रेड में हेडिंग, ब्लू से मैटर लिखना और ब्लैक से अंडरलाइन, इस तरीके से रेड से क्या करनी है, हेडिंग, ये बनाते चलना। जो तुम में से पूरे नोट्स बनाएगा, जिसके नोट्स सबसे बढ़िया मेरे तरीके से बने होंगे, बिल्कुल फ्लो चार्ट में वैसे के वैसे ही, जैसे एक एक पॉइंट बताता चलता हूं, मैं पॉइंट को मान लो ऐसे लिख दे रहा हूं, तो तुम्हें जरूरी नहीं यहीं पे लिखो, तुम अपनी कॉपी के नीचे भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं होती बोर्ड पर चीजों को लिखने की। तो लास्ट में याद रखना, उस बच्चे को मेरी तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तुम लोग नोट्स बनाओ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। मेहनत अब रोजाना क्लास लेनी है, रोजाना क्लास लेनी है टाइम से, और अब इससे पढ़ा दो, उससे पढ़ा दो, ये सब नहीं, जो टीचर लगा दिए चुप से पढ़ते रहना। किसी को हिस्ट्री पढ़नी है वो किताब उठाए, कोई भी नोट्स उठाए, पढ़ लेना, समझे। हिस्ट्री आएगी क्या, हिस्ट्री से ऐसा ही बनेगा, इतिहास में भी नाम, इतिहास में मिट जाएगा। जो सब्जेक्ट लगा रखी है इन्हीं की टाइमिंग बढ़वा के सबसे पहले इन पे कमांड करो, ठीक है बच्चा। टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, ड्रीम टीम है मेरी, मां कसम सच बता रहा हूं, मेरे लिए ऐसे लोग मिल जाते ना मेरे समय पर, तूफान सा उठा देता। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितने पागलपन हमने दिखाया था। तो तुम्हें तो बहुत आसानी से, और ये साथी डेली 8 से 10 से 12 घंटे का समय है, इतना समय आपको देना पड़ेगा, यह भी आप सोच लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैथ वहां से पढ़ ले, रीजनिंग यहां से पढ़ ले, हिंदी वहां से, इन सब चक्कर में मत पढ़ना। आप किसी भी चीज को अपने दूसरे से ना सोचकर अपने, कि भाई मैं क्या चाहता हूं, क्या मैं 10 जगह भटकना चाहता हूं या एक जगह लगकर पढ़ाई करना चाहता हूं। अब समय तो दो, एक दिन में कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7 दिन बाद आप ऐसा कहोगे, शोर मचाओगे लाइब्रेरी में कि सर मुकाम मिल जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत होती है ना वो बता देती है कि ये कहां जाएगी, ये गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी। चलिए, तो रोजाना क्लास लेना, बढ़िया नोट्स बनाने के साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना, साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना, साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना, साथ साथ क्या कोशिश करना बच्चा, नोट्स बनाने की कोशिश करना। इसी तरीके से 3 पेन से, और एक बार रिवाइज जरूर करना क्लास के बाद में, एक बार रिवाइज जरूर। हम लोग हर टॉपिक के बाद में टेस्ट लेते हैं, और टॉपिक का टेस्ट वही अच्छे से दे पाएगा जिस बच्चे को थ्योरी पता होगी, जिसको। चलिए बच्चा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले विधि के संबंध में कुछ मौलिक जानकारी पढ़ेंगे, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे विधि क्या होती है, विधि माने कानून, लॉ क्या होता है, समझे मेरी बात। विधि तो पढ़नी है हमें, लॉ क्या होता है, लॉ के उद्देश्य क्यों लाया गया कानून, कानून नहीं होता तो क्या होता, इन सब के विषय में कानून क्या है, कानून का काम क्या है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। जैसे आपकी पढ़ाई का उद्देश्य यूपीएसआई है ना, वैसे ही कानून को लाने का उद्देश्य क्या था,
आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं एसआई के लिए, तो कानून क्यों आया, तो कानून क्या है इससे पहले पता करना पड़ेगा, कानून का उद्देश्य क्या है। उसी के विषय में आपको मैं सबसे पहले साथी एक छोटी सी एक पिक्चर दिखाऊंगा। एक छोटी सी पिक्चर से आप सब लोग समझने की कोशिश करना और मुझे बताने की कोशिश करना कि कानून का उद्देश्य क्या है। यह आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है, इस पिक्चर को देख लो क्या समझ में आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा कमेंट्स में रिप्लाई भी करने की कोशिश करना जिससे कि वार्तालाप बना रहे। ये दो पिक्चर है, पिक्चर ए और पिक्चर बी। यहां आपको साथी दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यह परिस्थिति है कोई ट्रैफिक चौराहा है कोई, यह क्या है चौराहा, और चौराहे पर यहां पे साथी यातायात है, बहुत ज्यादा घना यातायात, इसको घना यातायात कह सकते हो, बहुत ज्यादा यहां पर साथी डेंस ट्रैफिक है, बहुत अच्छे। अब सभी जानते ऐसा ये जो है, ये जो चौराहा है, ये चौराहा सभी के लिए उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है। ऐसा तो नहीं किसी वीआईपी, केवल वीआईपी जा सकते हैं यहां से, बाकी सब फुटपाथ से जाओ। सभी के लिए उपलब्ध है, सारी जनता के लिए, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल व्यक्ति, ऑल पीपल। अगर ये सभी के लिए उपलब्ध है तो इसको मैं पब्लिक रिसोर्स कह सकता हूं। इसको क्या कह सकता हूं, पब्लिक रिसोर्स, या इसको ये भी कह सकता हूं कि लोक संसाधन, जन संसाधन कह सकता हूं। लोक संसाधन या जन संसाधन वो होते हैं जो सारी पब्लिक के लिए उपलब्ध होते हैं, जो सारी जनता के लिए उपलब्ध होते हैं, जो सारी पब्लिक सारी जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब जब भी आपको कोई चीज सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जैसे एक बस, जैसे एक मेट्रो, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है उसमें, जितने भी नागरिक, जितने भी व्यक्ति उसमें सफर कर रहे हैं, कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही शांति और सामंजस्य से बिठाएं और सब लोग एक साथ यात्रा करें। सामंजस्य बहुत अच्छी सी चीज है। जैसे एक बस होती है तो वहां पर बस में 50 सीट है, तो और बैठने वाले कितने, 500, इंतजार करने वाले कितने, 500, तो ये आपस में लड़े मरे ज्यादा अच्छा है। इनके पास दो ऑप्शन है कि बस के गेट खोल दिए, बोले जो 500 में से घुसना चाहे घुस जाए, जो मारपीट करके एक दूसरे को हटा के सीट पे कब्जा कर ले, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कुछ नियम बना दिया, कुछ कायदा बना दिया, कुछ कानून बना दिया कि भाई रिजर्वेशन कर लो, सीट का क्या कर लो, रिजर्व कर लो, सीट को रिजर्व कर लो। जिसने सीट पहले रिजर्व की वो जाके आराम से अपना टिकट दिखा के बैठ जाओ। मेरी बात समझना। इसी प्रकार ये सभी के लिए उपलब्ध है, घना यातायात है। यहां पर किसकी जरूरत है, सामंजस्य की जरूरत है। जहां भी लोक संसाधन होते हैं जिनके इस्तेमाल एक से ज्यादा व्यक्ति करते हैं, सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। और वहां पर आप सभी ये भी जानते हैं कि वो जो लोक संसाधन है उन सबको अच्छे से इस्तेमाल कर पाए सभी व्यक्ति, वहां पर सामंजस्य की आवश्यकता है, यस या नो। सामंजस्य का मतलब समझते हो ना, आपसी सहयोग की आवश्यकता, एक दूसरे के साथ सहयोग की अपेक्षा सामंजस्य की आवश्यकता है। यदि सामंजस्य की आवश्यकता है, अब सामंजस्य व्यक्ति तो जनरली करते नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि आप अपनी सीट छोड़ के दूसरे को सीट दे दी हो? आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, आपने किसी दूसरे को सीट दे दी हो, लेकिन जनरली नहीं देते ना कोई अपनी सीट किसी को। और अगर सामंजस्य नहीं होता व्यक्तियों में, अब क्या होगा, अगर हम लोग इस ए वाली कंडीशन पर जाएंगे, अब इसको लिखना नहीं है, समझना है, लिखवाऊंगा मैं। अगर हम लोग इस ए वाली कंडीशन पर जाते, जहां सबको कह दिया जाओ, जिसको सीट घेरनी है घेर लो, इनमें जो ताकतवर व्यक्ति होगा, जो लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति होगा, वो मुझ जैसे को हटाकर पतले से को हटा देगा। तो मैं सीट पे बैठ भी गया हूं पहले, यूं उठाएगा, यूं फेंक देगा, खुद बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति क्या हो जाएगी, ये वाली स्थिति हो जाएगी। इसको अराजकता कह सकता हूं, इसको अराजकता की स्थिति, अशांति की स्थिति कह सकता हूं। यहां पर लोगों में सामंजस्य नहीं है, लोग बस सर्वाइवल है, मारपीट कर रहे हैं, ताकतवर का शासन, वो व्यक्ति जाके सीट पर कब्जा कर रहे हैं। इससे अनार्की आएगी,
इससे सती अशांति कायोस उत्पन्न होगा, अव्यवस्था की स्थिति होगी, अशांति होगी, अव्यवस्था। यह कह सकता हूं ना कि यह स्थिति कैसी है, व्यवस्था। ऐसे आप जानते हैं ये जो चौराहा है ये सभी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए, सभी लोग अगर आपस में सामंजस्य करके चलें कि पहले तुम निकल जाओ फिर मैं निकल जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनमें से ट्रक वाला आया, ये एक बस वाला आया और इसने बस ने बीच वाली लेन में घुसा दी, एक ट्रक वाला आया वह ट्रक को ऐसे घुसाते हुए चला गया, मतलब बाकी बड़े छोटे छोटे वाहनों से देख के ठिठक गए क्योंकि वो ट्रक है, ताकतवर है। इससे क्या हो गई, अराजकता की स्थिति, अनार्की, कयोस उत्पन्न हो गया, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अब इसका समाधान क्या हो, यह समस्या है कि लोग जब भी कोई ऐसा साधन होता है जो सबके लिए उपलब्ध है तो लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं होता। सब चाहते पहले मुझे मिले, सब जाना चाहते कि पहले चौराहे से मैं जाऊं, मुझे वेट ना करना पड़े। सब इन 500 में से चाहेंगे मुझे सीट मिल जाए, मुझे वेट ना खड़े होकर ना जाना पड़े, यदि नहीं भी मिली तो किसी को मार पीट के उठा दूं। सब लोग यही चाहेंगे, मतलब सामान्य तौर पर व्यक्ति सामंजस्य नहीं करते। अब यह समस्या है कि संसाधने इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हैं लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं है, जिसके वजह से अराजकता, शांति होती है, कयोस उत्पन्न होता है, अव्यवस्था होती है। अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन है इसका तुम्हारे अनुसार? सर नियम कायदे बना दो। क्या बना दो? नियम कायदे बना दो, कानून ले आओ, विधि ले आओ, नियम कायदे बना दो, रूल्स, लॉ, रूल्स बना दीजिए, लॉज ले आइए। रूल्स किस चीज के, कि आपने नियम बना दिया, रेड लाइट लगा दी चौराहे पर कि भाई अगर इस तरफ रेड लाइट है तो ये लोग इस सफेद रेखा से पीछे खड़े रहेंगे, इस तरफ ग्रीन लाइट है हरी तो इन लोगों को यहां से चौराहे के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई। तो इस चौराहे के पर ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे किया गया, नियम बनाकर कि भाई जब यहां पर रेड लाइट होगी, ये नियम है, तो ये लोग खड़े रहेंगे और यहां जो जिस तरफ ग्रीन लाइट होगी वो लोग चौराहा पार करेंगे। तो एक बार इन लोगों को परमिशन मिल गई, एक बार इन लोगों को परमिशन मिल गई और कानून ने क्या स्थापित कर दिया, कानून ने सामंजस्य स्थापित किया। कानून ने क्या स्थापित किया, सामंजस्य। सामंजस्य स्थापित होने से क्या आ गई, जहां पहले अव्यवस्था थी अव्यवस्था आ गई, जहां पहले अराजकता थी वहां पर शांति सौहार्द आ गया। क्या आ गया, शांति सौहार्द। कानून क्या करता है फिर, कानून का सबसे अहम उद्देश्य क्या है, थोड़ा भी समझ में आ गया हो तो लिख दोगे। अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति से शांति, सौहार्द, सामंजस्य की स्थिति में लाना। तो कानून का कार्य क्या है, समाज के जो व्यक्ति होते हैं, सारे व्यक्ति है ना, तो समाज के व्यक्तियों के कार्यों को, समाज के व्यक्तियों के कार्यों को, समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को, व्यवहार ही तो था, मैं पहले मैं पहले मैं पहले, इस व्यवहार को कंट्रोल किया। कानून ने इस व्यवहार पर कुछ लिमिट लगाई, कानून ने इस व्यवहार पर कुछ नियम, कुछ नियंत्रण, कंट्रोल लगाए। और समाज को वो कंट्रोल नियम क्यों लगाए, जिससे समाज में अराजकता, अशांति, अव्यवस्था ना हो, समाज में शांति हो, सौहार्द हो, सामंजस्य हो। अब मान लो कानून नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति होगी। किसकी स्थिति होगी, अराजकता की स्थिति। तो कानून का सबसे अहम, नियमों का सबसे अहम उद्देश्य क्या है, शांति स्थापित करना समाज में। अब शांति स्थापित नहीं होगी, इस चक्कर से क्या होगा, इस चक्कर में होगा ये सारे के सारे लोग पहले निकलने की कोशिश करेंगे, जाम लग जाएगा, सब फंस जाएंगे, तरक्की रुक गई, सब आगे बढ़ना चाहते थे, सब पहले पहुंचना चाहते थे, अब सब लेट हो गए, लेकिन यहां पर सब आराम से पहुंच जाएंगे। तो यह समाज ज्यादा तरक्की करेगा ए वाला, या ये वाला समाज ज्यादा तरक्की करेगा, इनमें से कौन सा समाज ज्यादा तरक्की करेगा?
ए वाला समाज ज्यादा तरक्की करेगा, बी वाला समाज ज्यादा तरक्की करेगा? बी वाला समाज। दुनिया में मानव आता क्यों है? अपने विकास के लिए। कैसा विकास? सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास के लिए। ऐसी स्थिति में तो कोई विकास ही नहीं होगा। ताकतवर का शासन, कमजोर केवल गुलाम रहेगा। सारे संसाधन पर किसका हक होगा? ताकतवर का। कमजोर का हक ही नहीं होगा। ऐसा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहां पे नियम कायदों को कोई मानता नहीं है। वहां के देख लो क्या तरक्की है। जापान, नियम कायदे, कानून। यूरोपियन कंट्री ले लो, कानून का शासन, शांति है। शांति है तो उन देशों में तरक्की भी है। तो अब मुझे कुछ कुछ समझ में आया, इसको सबको लिखवाऊंगा। ये सब कुछ आपको बिल्कुल बहुत अच्छी राइटिंग में मिलेगा। अभी मैं आपके लिए जितना भी मैंने समझा ये, और मैं कुछ पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, ये छोटी छोटी, इनको एक बार आप पढ़ के आना। और यहां से आपको ये लिखना नहीं है, इनको केवल आप पढ़ के आना। फिर कल हम लोग वो चीज लिखवाएंगे जिस चीज की आपको आवश्यकता है। ठीक है मेरी बात? जिस चीज की बच्चा आपको आवश्यकता है। तो यहां तक आप टेंशन मत लेना, हम लोग इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को, अभी तो केवल समझाना था कि विधि क्या होती है, विधि का उद्देश्य क्या है, इन सबको लिखेंगे भी। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल से कुछ भी समझ में आया तो तीन चीज जरूर समझ में आएंगी। कुछ लोक संसाधन होते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज। लोक संसाधन वो जिन पर सबका हक होता है, जैसे सड़क, सब चल सकते हैं। अब ट्रक वाला कहेगा केवल मैं चलूंगा, या कोई ताकतवर एमपी एमएलए कहेगा मेरे बाप की सड़क है मैं ही चलूंगा और सब तुम साइड से जाओ, खाली सड़क करो। ताकतवर का शासन। अगर नॉर्मल कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था होने से सभी को बराबरी का हक मिलेगा, सभी लोग आत्मसम्मान से जीवन जी पाएंगे, समाज में सामंजस्य रहेगा, कानूनी व्यवस्था शांति सौहार्द रहेगा, सभी को समानता मिलेगी, समानता मिलेगी, शांति रहेगी, सौहार्द रहेगा, आपस में सामंजस्य, वो समाज तरक्की करेगा और वो समाज एक दिन जापान जैसा बन जाएगा। कहते ना हमारे यहां नियम कोई नहीं मानता, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से भारत पीछे है। तो यहां पर साथी कुछ कुछ चीजें समझ में आई, मतलब एक आइडिया तो मिलाना कि हमें किस दिशा में जाना है। ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम साथी एक कुछ चीजों को पढ़ते चलेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है बच्चा, आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। एक बार दिल दे के बता दो, दिल से समझ में आ जाएगी, दिल वाली इमोजी। क्लास आपको कैसी पसंद आई? कुछ भी चीजें चेंज करने के लिए बोलोगे मैं कर दूंगा। समझना, सब कुछ छोड़ के, भूल के, एकदम बिल्कुल ध्यान लगाकर, और क्लास के बाद में भी इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में घुमाना और कोशिश करना इससे कुछ नया आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज हो पूछने की। लाइब्रेरी में कोई आपका दोस्त तो चाय पीते हुए, पानी खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, पूछना उससे। आते जाते में कोई साथी साथ हो, पूछना कि यार कानून नहीं होता है, सब हेलमेट लगा के चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, सड़क आने वाले इधर से, जाने वाले उधर से, कितनी व्यवस्था है। सड़क पे बीच में डिवाइडर ना हो, लाइन ना हो कि ये लेन है, ये लेन है, कोई किसी भी लेन में घुसा देगा, कितनी अव्यवस्था होगी, कितनी अव्यवस्था होगी, होगी नहीं होगी? अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने मन में अपने से खुद से सवाल करना। देखना तुम लोग कितने बेस्ट हो जाओगे जब ये कानून खत्म होंगे। वकील एक बड़े, और ऐसा ही तो कोई रोक ही नहीं सकता फिर। बस लेकिन खुद से क्वेश्चन पूछने की आदत डेवलप करो। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन हो जिसको मैं पूछूं कि सर हाँ आज मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था भैया, इस क्वेश्चन को आप बता दो। और बाकी साथी, जो साथी आपके एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करना मिशन दरोगा से, जिससे कि मैं चीजों से निकल पाऊं। ठीक है बच्चा, थैंक यू। पढ़ाएंगे बहुत अच्छा, टीम बहुत अच्छी है। मैं इसके विपुल सर को भी लगा दूंगा, 2 सर और लगा रखे हैं, 3 को लगा दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई शो तो आप कल जरूर बताना। एसआई के लिए वेस्ट सर पॉलिटी, उससे बेस्ट व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। अभी तुमने उसका 1 घंटा क्लास ली है ना, 10 घंटे होने दो, सब भूल जाओगे विवेक कौन था, कौन क्या था। एक ही नाम याद रखोगे, पॉलिटी वाले सर। चलो बाबू, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लिखवाएंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लेना। जय हिंद।